हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। दिलीप कुमार जी, एकदम बढ़िया। गुड्डू भाई, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। स्माइलिंग बुद्धा जी, हेलो जी। गुड्डू दिलीप महक, जय श्री कृष्णा। अंचल, गुड इवनिंग। दिशा तनेजा, क्लास कब स्टार्ट होगी? बस अभी। एंड सोनू जी, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अध्ययन, गुड इवनिंग। एंड जानवी जी, ओके जानवी। एंड प्रीतू, महक, ओके। चल, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, एक सेकंड बस, एक सेकंड और बस, लास्ट लास्ट, भगवान कसम आखिरी, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। बस 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 बस, हो गया, आ गया जी, बस हो गया। चल, हाँ जी। डिम्पल, राधे राधे। प्रीतु जी, गुड इवनिंग। महक, वेरी गुड। आई एम गुड। और ऊपर कौन कौन आ गए जी? अच्छा, यही सब है। चलिए, तो शैल शैल वी शैल वी शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? हमारा चल रहा था, अलॉटमेंट हो गया था हमारा, सेक्शन 40 हो गया था, सेक्शन 41, 42 और सेक्शन 25, तीन सेक्शंस हमारे बाकी थे। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया तो उसमें सेक्शन 41, 42 एंड 25, ये तीन सेक्शंस हमारे बाकी थे। सेक्शन 41 क्या था, 42 क्या था? हेलो। सेक्शन 41 क्या है आपका? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। और 25 क्या था अपना? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये तीन सेक्शन अपने बाकी थे, राइट? तो अब जैसे ही आप बोलेंगे स्टार्ट, तो मैंने कर देना है स्टार्ट। तो आपको बस क्या करना है? बोलना है। आपको बोलना बस है स्टार्ट। अच्छा, आप बोल चुके हो? ओके। गुड्डू, तेरा चैप्टर खत्म होने वाला है आज। खुश है ना? अच्छे से जा रहा है ना गुड्डू? चलो, एक सेकंड। हाँ जी। तो सबसे पहले किसको खत्म करें हम? जीडीआर को खत्म कर देते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ग्लोबल डिपॉजिटरी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। देखो, ध्यान से सुनना, पहले कहानी सुन लो। क्या है भाई साहब? एक है इंडियन कंपनी। क्या है? इंडियन कंपनी। उसको क्या करना है? अब्रोड में अपने शेयर्स इशू करने हैं। यहां से आप अब्रोड में शेयर्स इशू करोगे, आज इशू कर दिए, एप्लीकेशन में नहीं आया, आपने शेयर्स दे दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल के टाइम पे अगर किसी तरह का पैसा बकाया और वो नहीं आया, तो आप क्या ही कर लोगे? है ना? और कुछ नियम कायदे कानून ऐसे भी हैं
कि हर जगह अपना बाप की चलती तो है नहीं कि भाई जिधर मर्जी अपन शेयर्स इशू करें और जिधर के भी बंदे के ऊपर जाके पकड़ के साले को घसीट के उसके शेयर्स फॉरफिट कर लें। ऐसा कुछ अपने पास इतनी पावर्स तो है नहीं। तो क्या होता है, जब इंडियन कंपनी को अब्रोड में देश के बाहर किसी दूसरे राष्ट्र में अगर शेयर्स इशू करने होते हैं तो वो क्या करती है, शेयर्स जो है इशू करती है किसको इशू करती है, अपने एक इंडियन बैंक को, इंडियन बैंक को इशू किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कस्टोडियन बैंक, कस्टोडियन बैंक। ठीक है, ऐसे ही फॉरेन में भी एक बैंक होता है। जैसे ही इसके पास सिक्योरिटीज रख दी जाती हैं, किसके पास, ये इसके पास, अपने इंडियन बैंक के पास, तो ये क्या करता है, इसको सूचना दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई शेयर्स मेरे पास आ गए हैं। अब आप आपके बाजार में, यानी कि आपके देश में, अब आप क्या कर सकते हो, इन शेयर्स को इशू कर सकते हो। तो इन शेयर्स को वहां पर इशू किया जाता है, तो वहां पे शेयर के फॉर्म में नहीं, रिसिप्ट के फॉर्म में किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और जो अंग्रेज होते हैं, गोरे, गोरे क्या करते हैं, गोरे मतलब अंग्रेज, गोरे क्या करते हैं कि ये रिसिप्ट्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जैसे ये पेमेंट करते हैं, पेमेंट फॉरेन बैंक के पास करते हैं, क्योंकि इनको जीडीआर तो उसने इशू की है। जैसे ही फॉरेन बैंक के पास क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, इंडियन बैंक को पैसे ट्रांसफर कर देती है। जब इंडियन बैंक के पास पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये कस्टोडियन बैंक क्या करता है, इसके हाथ में शेयर्स दे देता है कि ये लो भाई साहब, तुम्हारे शेयर जो एज ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो जो जिसको अपन सिक्योरिटी बोलते हैं ना, तो एज ए सिक्योरिटी हमारे पास पड़े थे, अंडरलाइंग एसेट थी, तो ये हम आपको दे देते हैं। तो फॉरेन बैंक को, जो आपका फॉरेन डिपॉजिटरी है, उसके पास क्या दे दिए जाते हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं। इस प्रकार फॉरेन में आप अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। कितना आसान सा बात है। यस, रिलायंस ऐसा करता है, एसबीआई ऐसा करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो ऐसा जीडीआर इशू कर रखी है इन्होंने, माही एंड माही, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, रिलायंस। अभी रिलायंस वाले को क्या करना है कि मान लो कि इंग्लैंड में शेयर्स इशू करना है, तो वो क्या करेगा, इंग्लैंड में बात करेगा, तो वो बताएगा कि यार हमारा वहां पर आपके भारत में कस्टोडियन बैंक है, आप एक काम करो, आप वहां से शेयर्स उसके पास एज ए कस्टडी वो अपने पास रखता है, इसलिए कस्टोडियन बैंक है, कि उसके पास रख दो। जब आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे तो आप बैंक को बोल देना, कस्टोडियन को, कि पैसे पहुंच गए हैं, तो फिर वो शेयर्स हमें दे देगा। हम तब बाजार में जीडीआर इशू करके पब्लिक से पैसे लेंगे, और हम बीच में इनका कमीशन होता है। अच्छा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है, जो रिलायंस है, रिलायंस ने जो शेयर्स इशू किए हैं, ये किसके पास गए हैं, फॉरेन बैंक के पास। तो रिलायंस के रजिस्टर में किसका नाम होगा, इसी का नाम होगा। तो जाहिर सी बात है, रिलायंस कंपनी में वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, फॉरेन बैंक के पास भी होंगे। कब तक इनके पास वोटिंग राइट, लेकिन जीडीआर तो खरीद, आज पेन गड़बड़ कर रहा है यार, जीडीआर तो कोई और खरीद कर बैठा है। जीडीआर कौन खरीद कर बैठा है, जो डिपॉजिटरी, जीडीआर रिसिप्ट होल्डर्स जो हैं, जीडीआर होल्डर्स जो हैं, कौन, अंग्रेज। अंग्रेज कह रहे हैं कि पैसे हमने दिए, बैंक तो एक मीडिएटर है और वोटिंग राइट्स उसके पास हैं, तो अंग्रेजों को बोला कि अरे अंग्रेजों, तुम्हें मना किसने किया है, ये वोटिंग राइट्स इसके पास तब तक हैं जब तक इसके पास शेयर्स हैं, आप अपनी जीडीआर इनको सौंप दो वापस, और उसके बदले में इनसे शेयर्स ले लो। यानी कि कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है,
conversion of GDR into shares. कन्वर्जन ऑफ जीडीआर इनटू शेयर जब हो जाएगा तो वोटिंग राइट्स किसके पास आ जाएंगे? जीडीआर होल्डर्स के पास आ जाएंगे, जो जीडीआर होल्डर थे, यानी कि गोरों के पास आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? जीडीआर कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार सुन लो, भारतीय कंपनी को फॉरेन में क्या करना है? शेयर्स इशू करना है। ना हमें अंग्रेजों पे विश्वास है, ना अंग्रेजों को हम पे। अंग्रेज कहते हैं हमने पैसे पहुंचा दिए, तुमने शेयर्स नहीं पहुंचाए। तो हमारी कंपनी कह रही हमने शेयर्स पहुंचा दिए और तुमने पैसे नहीं पहुंचाए। तो एक काम करो, तुम्हारी साइड से भी एक बैंक खोल लो, हमारी साइड से भी एक बैंक खोल लेता है। तुम अपनी बैंक को शेयर्स दे देना, हम अपनी बैंक को पैसे दे देंगे। फिर ये दोनों बैंक आपस में डील कर लेंगी। ए तेरे पास शेयर्स आ गए हो, मेरे पास तो आ गए। ए तेरे पास पैसा आया क्या? हाँ पैसा आ गया, तो ये ले शेयर्स और दे पैसे। तो ये कस्टोडियन बैंक इसको शेयर्स देकर पैसे लेगी, पैसे कंपनी को पहुंचा देगी। इसका जो कमीशन होगा वो कमीशन बन जाएगा। और फॉरेन बैंक क्या करेगी? पैसे देकर और शेयर्स ले लेगी। ये पैसे फॉरेन बैंक क्या अपनी जेब से दे रही है? नहीं, उसने गोरों को जीडीआर इशू करके वो पैसे लिए हैं, तो इसको दे देगी। अब जब वोट देने की बारी आएगी तो भाई आरआईएल ने तो शेयर्स किसके कस्टडी में रखे थे? इंडियन बैंक की। और इस इंडियन बैंक ने किसको दिए हैं? फॉरेन बैंक को। तो आरआईएल के रजिस्टर में किसका नाम होगा? फॉरेन बैंक का होगा। तो फिर ये अंग्रेज बोलेंगे कि अरे यार हमको तो वोटिंग राइट ही नहीं मिला यार, मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे दो यार, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे वो अपनी ये बात को। आर्या जा रिया गुनगुन आ रिया, पर मजा ही नहीं आ रहा यार, वोट डालते छेड़ते हैं यार यार, तो फिर हमको वोट देने दो यार। तो फिर अब ये गोरों को बोला अच्छा तुम्हें वोट देना है कि हो, हमका वोट देने को चाहिए। तो फिर अब गोरे बोले हमका वोट देने को चाहिए, तो फिर इनको बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो तुम वोट दे सकते हो, काम करो जीडीआर लौटा दो, शेयर्स ले लो, इनको शेयर्स दे दिया जाएगा और जीडीआर इनसे वापस ले लिया जाएगा। इस प्रकार विदेशों में अपने शेयर्स इश्यू कर दिए जाते हैं। जितने लोग को ये प्रोसीजर समझ में आई अंगूठा दे दो। अरे बाप रे, नहीं आई क्या? फटाक से अंगूठा दे दो। फट फट फटाफट फट 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 फटाफट फट फट फटाक 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 दिल फटाक दिल दिल फटाक दिल धक रहा है शायद, दिल धकाक दिल दिल धपाक दिल धक रहा है शायद। अरे यार आज इतनी बड़ी चोट हुई ना, आज पता है मैं लेट कैसे हो गया? जब तक आप अंगूठा नहीं देते तब तक कहानी सुन लो। अच्छा कहानी बाद में सुनाऊंगा। तो इसके अंदर चार पार्टीज होती हैं, देखो ध्यान से देखना। जीडीआर सेक्शन 41 के अंदर पहला इंडियन बैंक होगा, इंडियन कंपनी होगी जो शेयर्स इशू करेगी। दूसरा इंडियन बैंक होगा। यार पेन आज गड़बड़ कर रहा है, इसकी क्या है, अभी पेन नीचे गिरा था ना, टूट गई इसकी जो वो होती है ना चोंच। तो एक दूसरा होगा इंडियन बैंक, इसको क्या बोलेंगे अपन? डीसीबी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। एक होता है इंडियन बैंक जिसको क्या कहेंगे हम? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। एक होता है फॉरेन बैंक, क्या होता है? एक होता है फॉरेन बैंक, इसको क्या कहेंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू करता है उसे क्या कहेंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। एक होगा इंडियन बैंक जिसको क्या कहेंगे? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ठीक है। एक होगा फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है वैसे वहाँ के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी ये जो जीडीआर होंगे, ये लिस्टिंग होगी इनकी जीडीआर की, लिस्टेड होंगे। एक गोरा किसी दूसरे गोरे को जीडीआर बेचना चाहे तो बेच सकता है। तो गोरों के लिए भाई हमने अपने देश से इशू किया है, अब वहां पर उसको किसी को बेचना होगा तो वो क्या करेगा यार? वहां पर भी स्टॉक एक्सचेंज तो होना चाहिए, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आरएससी होता है, रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या करता है? डीसीबी क्या करता है? कीप्स द अंडरलाइंग मतलब है जो इशू किए जाने हैं, किसकी डीसीबी को कस्टडी में दिए जाने हैं फॉर जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के लिए। कीप्स द अंडरलाइन इक्विटी शेयर्स इन सेफ कस्टडी, अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा। फिर डीसीबी यानी कि डोमेस्टिक
कस्टोडियन बैंक इन्फॉर्म करेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को टू क्रिएट जीडीआर, कि भाई साहब अब आप जीडीआर क्रिएट कर लो, शेयर्स हमारे पास आ गए हैं। ओडीबी इश्यूज, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिट्स, वो बाजार में इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिट। गोरा अंग्रेज बायज जीडीआर, ये गोरे अंग्रेज क्या करेंगे, उस डिपॉजिटरी रिसीट को खरीदेंगे। खरीदने के बाद क्या बन जाएंगे, जीडी खरीदने के बाद क्या बन जाएंगे, जीडीआर होल्डर बन जाएंगे। हाँ, अब ये जीडीआर जो है लिस्टेड होगा स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंट्री में जिस कंट्री में हम इशू कर रहे हैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो उस कंट्री में लिस्टेड होगा, तो उससे क्या होगा, एक गोरे आपस में जीडीआर को खरीद बेच कर पाएंगे। आगे क्या होगा, आगे इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका, ये लिखना है क्या आपको, इफ यू वांट टू राइट तो इसको दे दूं मैं थोड़ी देर के लिए, आपको चाहिए तो लिख लो आप। आप में से कोई एक बंदा भी बोलेगा स्क्रॉल अप, तो मैं स्क्रॉल अप कर लूंगा। यस सर, इतने में आप कहानी बताओ आज की। कहानी अगले स्क्रॉल पे बताऊंगा, पहला वाला स्क्रॉल फटाफट हो गया ना, ये देखो हो गया। चलो, आज की कहानी क्या हुई, आज मैं ना सुबह, मतलब आज सुबह की हमारी क्लास की छुट्टी थी, तो मैं क्लास के बाद नीचे उतरा बिल्डिंग में। अब यहाँ पर मुझे भी है, डेढ़ डेढ़ महीना 2 महीने के आसपास ही हुआ है ना। तो और स्क्रॉल करूँ आप, 1.5 महीना 2 महीना हुआ है। तो क्या बोलते हैं, मेरी बाइक का ना किसी ने पेट्रोल कल चुराया होगा, तो उसने बाकी सब खुला छोड़ दिया, मतलब वो नलची खींचते ना, नलची ट्यूब जो भी हो, पाइप जो भी होता है, तो सारा पेट्रोल ऐसे बह गया। अब मैं पेट्रोल, अब मुझे लगा गाड़ी खराब है, तो अब क्लास में टाइम था थोड़ा, तो फिर मैं बाइक लेके गैरेज पे चला गया, तो उसने बोला मैं तो 6 बजे बंद कर दूंगा, तो फिर मैंने कहा अरे यार भैया ऐसा मत करो। तो उसने बोला वहाँ दूर एक दुकान है, तो फिर मुझे लगा यार दूर कौन जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो गैरेज वाला मिला। तो फिर मैंने गाड़ी उधर ही कहीं पार्किंग में खड़ी की, और खड़ी करके वहां से ऑटो पकड़ के मैं तो आ गया क्लास। अब जैसे ही क्लास पे उतरा, तो अब मुझे याद आया कि क्लास का तो मैं बोल के आया कि प्रेस्टीज पॉइंट पे चलो ऑटो वाले को, लेकिन मैं जहां से बैठा हूँ मुझे ये नहीं पता कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है। अब इतना बड़ा पूना, और मैं अपने घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर ऐसे घूम दो, अब शहर में चौक भी एक जैसे लगते सारे। तो अब मुझे जाने के बाद गाड़ी ढूंढनी है अपनी, कि मैं गाड़ी खड़ी कहाँ करके आ गया हूँ। ऐसा पागल हूं ना मैं। चलो, तो ऐसा दिमाग में अब मेरे गाड़ी गाड़ी चल रही है। चलो, तो यहां तक हुआ, ये करो। गाड़ी में मिस कॉल भी नहीं दे सकते। मैं तो सोच रहा हूँ कि थाने में जाके ना वो कर देता हूँ, एफआईआर डाल देता हूँ कि मेरी गाड़ी खो गई है, यहीं खड़ी करी थी, कोई ले गया, तो वो लोग ढूंढ के दे देंगे। टेंशन सी हो जाती है, टेंशन सी। अब समझ नहीं आती, हंसी आती है खुद पे भी, कि भाई जहां आप इससे इससे सीखने को क्या मिलता है, हर कहानी से कुछ सीखने को मिलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आप किसी अनजान जगह पर गाड़ी खड़ी करें या कुछ भी ऐसा करें, तो आप वहां पर लैंडमार्क देखें कि यार आपके आसपास कोई बैंक है क्या, HDFC कोई बैंक है, SBI है, या फिर आपके आसपास गोलगप्पे वाला खड़ा है क्या, या फिर आपके आसपास कोई दवाई की दुकान है क्या, उसकी लाइट जल रही है, या फिर कुछ कुछ तो ऐसा लैंडमार्क जो देखकर आपको समझना चाहिए। तो बस, हाँ मिल जाएगा, जाएगा कहाँ। यहां तक लिखा तो मैं मान के चल रहा हूं आप लिख चुके हैं।
अब प्रोविजन क्या कहते हैं कि भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो कि हमें जीडीआर इशू करना है, प्लस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। आप एलिजिबल माने जाएंगे अगर आप फेमा के रूल्स को फॉलो करते हैं या स्कीम को फॉलो करते हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे। आप बी आर प्लस एस आर, बी आर मतलब क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आप कर सकते हो। शेयर्स अलॉटमेंट किसके नाम से किया जाता है, ओवरसीज बैंक के नाम से किया जाता है, इसलिए एंटाइटल टू वोट कौन होगा, ओवरसीज बैंक ही होगा, अंटिल कन्वर्जन, जब तक कि कन्वर्जन नहीं किया जाता है। इसके बाद कंप्लायंस ऑफ आरबीआई रेगुलेशन, आरबीआई की रेगुलेशन और स्कीम, जिस स्कीम के तहत आप जीडीआर इशू कर रहे हो उस स्कीम के प्रावधानों का आपको पालन करना है, प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है। आपको इंश्योर करना है कि आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के रेगुलेशंस और स्कीम के प्रोविजंस का कंप्लायंस हो गया है। अब ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट किससे लेंगे आप, हमारे धंधे की बात आ गई, सीए, सीमा, सीएस इन प्रैक्टिस या फिर मर्चेंट बैंकर, इन चारों में से सीए इन प्रैक्टिस, सीमा, सीएस या मर्चेंट बैंकर से ले सकते हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट ये बनाकर दे देंगे, इसको बोर्ड मीटिंग में रखी जाएगी, ठीक है। जीडीआर पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे भी हो सकता है, वाला खत्म ही हो गया। तो आपको मैं सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं फटाफट से लिखने को। इसमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि एलिजिबल कंपनी कौन जीडीआर इशू कर सकती है, जिसने फेमा के सारे कंप्लायंस कर लिए हैं और स्कीम, जिस स्कीम के तहत इसे इशू किया जाना है उस स्कीम के प्रोविजंस को फॉलो किया है अगर, तो वो कंपनी एलिजिबल कंपनी है, पहला। दूसरा, कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है, बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, आप कर सकते हो, कर सकते हो, बस नहीं, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, प्लस शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और फिर आप ये डिसीजन ले सकते हो कि हमें जीडीआर इशू करना है। बड़ी अच्छी बात है। क्या कोई कंप्लायंस करना पड़ेगा, बिल्कुल आरबीआई के रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और स्कीम के प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट किसी से लेना है, हाँ, सीए, सीमा या सीएस इन प्रैक्टिस या मर्चेंट बैंकर से कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले करके आप क्या करो, बोर्ड मीटिंग में दे दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बोर्ड मीटिंग में प्लेस करेंगे, ठीक है। जीडीआर पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट जीडीआर सेक्शन 41 इज ओवर। मैं सब मान के चल रहा हूं कि आप लिख भी चुके हैं। सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जो जो लोग लिख चुके हैं वो ओके कर देना, सिर्फ ओके। एडीआर पर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना इंटर में नहीं है, तो भाई देखो ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना एडीआर जीडीआर पर इनडायरेक्ट आने की क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना सीए इंटर में नहीं है। लेकिन सीए इंटर में मजे लेने की कोशिश की, चलो कुछ डायरेक्ट पूछते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझा सकते हो आप, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट आपका ये सेक्शन 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 25 को खत्म कर देते हैं। कहाँ लिखा था 25 ब्रिस्ट, 25 के लिए जगह छोड़ी थी शायद अपन ने ना। सेक्शन 24, 25। अब ध्यान से सुनो इसकी भी कहानी। उत्तरी, ये तो बड़ा है यार, चलो इसकी कहानी थोड़ा ऊपर सुन लेते हैं। यहाँ ध्यान से सुनो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कंपनीज में क्या करती है, शानपत्ती करती है। या तो कंपनी शानपत्ती करती है, या फिर कंपनी होशियारी दिखाती है, या फिर कंपनी इंटेलिजेंट बिहेवियर करती है, जो भी करती है कुछ तो करती है सेक्शन 25 के अंदर। ध्यान से समझना, कंपनी ने क्या किया, आपको बुलाया, इधर आओ, क्या कर रहे हो, आपने बोला वेला हूं यार, कुछ नहीं। कंपनी को ऐसा लगता है कि यार प्रोस्पेक्टस इशू करो ना, ये रोना गाना, इतनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो,
और फिर डंडा घूम के हम ही को पड़ता है कि तुमने ये मिसलीडिंग कर दिया, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये फैक्ट कंसील कर दिया, वो फैक्ट कंसील कर दिया, इतने करोड़ की पेनल्टी, इतने लाख की पेनल्टी। तो कंपनी को लगता है ये हेडेक से बचने की कोशिश करते हैं अपन। कंपनी ने आपको बुलाया, इधर छोटू क्या कर रहा है, कि मैं एमबीए कर रहा हूं। एमबीए कर रहा है, अच्छा एक काम करे यार, हमारे शेयर्स इशू करेगा। हमने बोला शेयर्स इशू करना तो कंपनी का काम होता है, मैं कहां से इशू। देख, हम तुझे शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तू बाजार में पब्लिक को शेयर्स इशू कर। मतलब ये, हम तुझे शेयर्स इशू कर देते हैं सारे, तो हम क्या बताएंगे, एक बंदे को इशू किए, दो बंदे को, पांच बंदे को इशू किए, बात खत्म हो गई। अच्छी बात है। तू फिर पब्लिक में शेयर्स इशू कर, सरकार को क्या लगेगा कि तू शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। हमको पब्लिक में डायरेक्ट इशू करने होंगे तो हमें प्रोस्पेक्टस के सारे नियम का पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम तुझसे रूट होकर जाएंगे तो पब्लिक में तो ये सरकार को तो ये बताएंगे हमने तो तुझे अलॉट किए और तूने आगे ट्रांसफर किए। उसने बोला ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, अरे कमीशन मिलेगा तुझे। तो कुछ कमीशन के बदले वो बंदा राजी हो जाता है। अब सरकार डंडा लेके घूमती है, तेल लगा के, लाइक एजेंट, बिल्कुल। लेकिन यहां पे कोई एजेंसी वाला सीन नहीं है। जैसे मान लो कि कंपनी ने क्या किया कि किसी थर्ड पार्टी को, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू किए, शेयर्स अलॉट किए, या शेयर्स अलॉट करने को अग्री हुआ। कौन, कंपनी अग्री हो गई कि हम तुझे शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, विद इन 6 months शेयर्स को बेचा बाजार में, ठीक है। अच्छा, जब तक बाजार में शेयर्स नहीं बिकेंगे ये अपनी जेब से पैसा देगा क्या कंपनी को, नहीं। तो ये बंदा क्या करेगा, कंप्लीट पेमेंट कब करेगा, ऑन सेल ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। ये सारी कहानी किसके बीच में चल रही है, कंपनी के और इस थर्ड पार्टी के बीच में ही चल रही है, अभी सरकार को तो पता ही नहीं है। तो सरकार का ऐसा कहना है कि भाई एक बात बताओ, तुमने उसको शेयर्स अलॉट करे, हमने मान लिया, हम ये मान लेंगे कि तुमने उसको शेयर्स अलॉट किए हैं और उसने बाजार में ट्रांसफर किए हैं, लेकिन 6 महीने तक। और दूसरी बात क्या है कि कंप्लीट पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर्स टू पब्लिक जब तक नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसे, मतलब ऐसे कैसे तुमने किसी को शेयर्स अलॉट किए कि उसके जब बिक जाएंगे तो वो आपको पे करेगा। ये कौन सा नया गेम हो गया भाई, ये तो हमने जीवन में कभी नहीं सुना। आप ही समझा दो। कंपनी ऐसा है, हमको बेवकूफ मत बनाओ। आपने उसके पास शेयर्स रखे हुए हैं और वहां से आप क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट कर रहे हो। उसको हम अलॉटमेंट नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे कि आपने उससे ट्रांसफर किया। अच्छा, अब ये जो बंदा है ना, थर्ड पार्टी पब्लिक को शेयर्स देगा तो कोई तो एडवर्टीजमेंट देगा कि मेरे पास इतनी, इस कंपनी के इतने शेयर्स पड़े हैं, आके ले जाओ। तो ये जो एडवर्टीजमेंट देगा बाजार में, इसी को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कंपनी का, डीम्ड। और इस थर्ड पार्टी को कंपनी का डीम्ड डायरेक्टर मान लिया जाएगा। आज पेन गया यार मेरा, साला 2,500 रुपए का पेन आता है इसका, 2,500 रुपए का। इतनी आत्मा कलपती है ना जब एक बार गिर जाता है। बस अभी गिरा था ना, ये ऐसे गिरा तो इसकी निब टूट गई है, इतना दिल दुखता है, इतने सारे पैसे लग जाते हैं। आपको कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अरे कितने लोग को कहानी समझ में आ रही है, एक अंगूठा दे दो, मैं मान लूंगा कि सबकी हाँ है। अच्छा, एक नहीं, चलो ठीक है, आप 10 अंगूठे दे दो, मैं मान लूंगा सबकी हाँ है।
फटाफट बोलिए। हाँ जी, भाई इसके लीगल प्रोविजन क्या होते हैं उस पर तो हम आएंगे, आप बस अभी ये तो देख लो कि ये होता क्या है। यस अक्षय, स्माइलिंग बुद्धा, यस डिम्मी डिम्मू, अध्ययन, सोनू। चलो अब आते हैं इधर, सेक्शन 24, सेक्शन 25, ये ध्यान से देखना है इसको। ये फर्स्ट लाइन, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इफ एनी कंपनी अलॉट्स और एग्री टू अलॉट, इफ एनी कंपनी अलॉट्स और अग्री टू अलॉट सिक्योरिटीज टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी देने की बात करती है, सच थर्ड पार्टी ऑफर ऑल, सभी शेयर्स और एनी ऑफ दोज सिक्योरिटीज इन पब्लिक। If any company allots or agree to allot securities to third party and such third party offer all or any of those securities in public, then the document by which securities are sold to public, यानी कि वो थर्ड पार्टी जिस कागज, जैसे मैंने बोला ना उन्होंने बाजार में एडवर्टीजमेंट दिया तो उसी को क्या मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। तो ये वही है, देन द डॉक्यूमेंट बाय विच सिक्योरिटीज आर ऑफर टू पब्लिक, सोल्ड की जगह ऑफर कर देते हैं अपन, आर ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक इज ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इज ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इट्स ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मैं एक बार और पढ़ रहा हूं इसको और मैं मान के चलूंगा तब तक आप लिख चुके होंगे। इफ एनी कंपनी अलॉट्स और एग्री टू अलॉट, इफ एनी कंपनी अलॉट्स और एग्री टू अलॉट्स क्या, सिक्योरिटीज किसे, टू थर्ड पार्टी, अच्छा फिर क्या, एंड थर्ड पार्टी and such third party offer all the securities or any of such securities to public, then the document by which securities are offered to public is treated as deemed prospectus। मैं सब मान के चलूं क्लियर है ये छोटा सा पुच्चू सा डेफिनेशन इसका, यस। अब आगे बात करते हैं। ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो अप्लाइज टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जैसे फिर इस, अच्छा ऐसा मान लिया जाएगा कि प्रोस्पेक्टस है, अगर इसे मान लेंगे कि प्रोस्पेक्टस है तो जो प्रोस्पेक्टस पर प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो प्रोस्पेक्टस पर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो प्रोविजंस डीम्ड प्रोस्पेक्टस पर भी एप्लीकेबल होंगे। प्री अजम्पशन, प्री अजम्पशन क्या होता है कि कंपनी हैज डायरेक्टली ऑफर सिक्योरिटीज टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ऐसा मान के चला। पूर्व मान्यता, क्या पूर्व मान्यता, पूर्व प्री अजम्पशन मान्यता, पूर्व मान्यता क्या होती है यहां पर, पूर्व मान्यता प्री अजम्पशन क्या होती है यहां पर, ये अजम्पशन होती है कि कंपनी ने डायरेक्टली ऑफर की हैं सिक्योरिटीज पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को ऑफर किया है, किसने, कंपनी ने किया है, एंड पब्लिक एक्सेप्ट द ऑफर विल बी ट्रीटेड एज सब्सक्राइबर, और जो पब्लिक उसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी उनको सब्सक्राइबर मान लिया जाएगा। यह प्रीजम्पशन मानकर चला जाता है। क्या प्रीजम्पशन मानकर चलेंगे कि कंपनी ने डायरेक्टली सिक्योरिटीज पब्लिक में ऑफर करी है सब्सक्राइब करने के लिए, और जो बंदा उस ऑफर को स्वीकार करता है उन्हीं को सब्सक्राइबर मान लिया जाएगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली तो आरओसी पर होता है, लेकिन कंपनी पर हो जाएगा अगर ये दो शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं। जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन आरओसी, बट इन टू केसेस, ये दो केस ऐसे हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, कंपनी पर होगा, कि वो सिद्ध करें कि नहीं नहीं ये प्रोस्पेक्टस नहीं है। ठीक है, वो दो शर्तें क्या है, पहला, पहला केस,
when all or any of the securities are sold by third person within 6 months after allotment or agree to allot. 6 महीने के अंदर उसने सभी सिक्योरिटीज या शेयर्स बेच दिए हैं और डेट ऑन विच थर्ड पार्टी मेड ऑफर टू पब्लिक होल कंसिडरेशन वाज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम थर्ड पार्टी. भाई कह रहे हैं कि कंपनी ने थर्ड पार्टी को जब ऑफर कर दिया था, फिर थर्ड पार्टी ने पब्लिक को ऑफर कर दिया, अभी पब्लिक ने सारे शेयर्स खरीदे नहीं है, तो कंपनी को उससे क्या मतलब है? कंपनी को तो थर्ड पार्टी से पैसे लेने चाहिए ना. थर्ड पार्टी से वो पैसे तब लेगी जब पब्लिक उसे पैसे दे देगी. तो पब्लिक से पूरे पैसे नहीं आए तो थर्ड पार्टी से पूरे पैसे नहीं आए. इसका मतलब थर्ड पार्टी तो एक चेन की तरह इस्तेमाल की गई है. तो कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा. यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनी का होगा कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, माना जाए कि ना माना जाए. बात समझ में आ रही है? व्हेन ऑल द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय थर्ड पर्सन विद इन 6 months आफ्टर अलॉटमेंट और अग्रीमेंट टू अलॉटमेंट. जब कंपनी ने उसे अलॉट किया था, कंपनी ने थर्ड पार्टी को अलॉट किया या अग्री टू अलॉट किया, उसके 6 महीने के अंदर थर्ड पार्टी ने सारे शेयर्स या उसमें से कुछ शेयर्स बेच दिए हैं. और डेट ऑन विच थर्ड पार्टी मेड ऑफर टू पब्लिक, उसने पब्लिक को जब ऑफर किया उस तारीख को, पब्लिक को जब ऑफर किया उस तारीख को क्या कंपनी के पास पूरा पैसा आ गया था? नहीं नहीं, कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं आया था. वॉज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम थर्ड पार्टी. तो फिर क्या मान लिया जाएगा? कंपनी बदमाशी मत करो, चोट्टा बंटी नहीं चलेगी. रिमेनिंग इस साइड है. ओके, ये लिख चुके क्या आप? ये दो बातें ही हैं बस जो डेफिनेशन है, और एक ये 2 cases वेयर burden of proof is on company. Number 1, when all the securities are sold by third person within 6 months after allotment and date on which third party made offer to public, date on which third party made offer to public, comma, whole consideration was not received by the company from third party. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं क्या? आपको सिर्फ लिखना है ओके 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 ओके. ये आखिरी पोर्शन है, इसको भी चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो. अब जब प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस को प्रोस्पेक्टस मान लिया गया, तो इसमें अब जैसे प्रोस्पेक्टस के कंटेंट थे ना, सेक्शन 26 में अपन ने देखा था. 26 में क्या देखा था? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो उस कंटेंट में आपको 2 एडिशनल कंटेंट्स और डालने पड़ेंगे, 2 एडिशनल कंटेंट और डालने पड़ेंगे. एडिशनल डिस्क्लोजर, ध्यान से देखो, एडिशनल डिस्क्लोजर टू बी मेड इन डीम्ड, डीपी मतलब डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एडिशनल डिस्क्लोजर डालने पड़ेंगे. कौन से 2? कि भाई हमने थर्ड पार्टी के साथ क्या एग्रीमेंट किया, हमने थर्ड पार्टी के साथ क्या एग्रीमेंट किया, और कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट किया, थर्ड पार्टी से रूट होके पब्लिक में गया ना, तो उस कागज का इंस्पेक्शन कहां किया जा सकता है. ये दो बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख दी जाएंगी. कौन सी 2 बातें? एडिशनल चिपकाई जाएंगी प्रोस्पेक्टस में. जो 2 बातें यहां पे नई हुई हैं, नई बात क्या हुई है? किसी थर्ड पार्टी को हमने बीच में डाला और उसने पब्लिक को ऑफर किया, बड़ी अच्छी बात है. तो थर्ड पार्टी के साथ कंपनी का क्या कोई एग्रीमेंट था? कितने पैसे का लेन देन हुआ? एक. और जो एग्रीमेंट के तहत कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि तुम पब्लिक में ऑफर करना, तो जो एग्रीमेंट हुआ थर्ड पार्टी और कंपनी के बीच में, उस एग्रीमेंट की कॉपी को कोई इंस्पेक्शन करना चाहे तो वो कहां रखी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में. रजिस्टर्ड में? अच्छा, तो प्रोस्पेक्टस में लिख दो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में उसकी कॉपी पड़ी है. देखो, एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या होने वाला है? नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, जो से मिली है बाय द कंपनी फ्रॉम थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी से कितनी रकम मिली है या कितनी रकम मिलने वाली है, पहली चीज. दूसरा, टाइम एंड प्लेस एट विच इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी इज अवेलेबल. मेक अवेलेबल. मेक अवेलेबल. अब आती बात, पर्सन मेकिंग ऑफर वर पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस. वेरी गुड. ये जो भाई साहब है ना थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है, प्रोस्पेक्टस में इस थर्ड पार्टी को डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नाम से संबोधित कर दिया जाएगा. यानी कि जब भी डंडा पड़ेगा जिप जिप, तो फिर एक इसकी भी गर्म होगी.
एक पीछे इसको भी पड़ेगा क्या नहीं, इसका इसका मोबाइल फोन टूट जाएगा अगर इसने मोबाइल पीछे की जेब में रखा होगा तो। समझ गए ना, इतनी जोर से पुलिस वाले मारते हैं कि मोबाइल फोन का स्क्रीन भी टूट जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो पर्सन मेकिंग ऑफर वर पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर्सन नेम मेकिंग ऑफर का मतलब क्या, पर्सन मेकिंग ऑफर मतलब कौन, थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ऑफर किया है, डायरेक्टर। अब थर्ड पार्टी अगर कोई कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कहा कि तुम इशू कर दो, तो बी लिमिटेड एक कंपनी है थर्ड पार्टी, तो अब उस सूरत में साइन कौन करेगा, अगर थर्ड पार्टी कौन है, कंपनी है, तो कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो नॉट लेस देन 50% ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हाफ से कम पार्टनर्स उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मतलब कम से कम आधे लोग, कम से कम आधे से ज्यादा पार्टनर्स उस पर हस्ताक्षर करेंगे, किस पर, प्रोस्पेक्टस पर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्लियर है तो लिख लो, और लिख चुके तो इस बार अंगूठा देना, जो लिख चुका होगा वो अंगूठा देना। फिर आ जाएंगे हम प्राइवेट प्लेसमेंट, हमारा आखिरी टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। देख लो गुड्डू जी, समझ में आ रहा है सब, तुम्हारा टॉपिक चालू है और ये आज खत्म कर देंगे अपन। चलो, दो बच्चों का अंगूठा आ गया, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं सब लिख चुके हैं। क्लियर है साहब, डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज ओके। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बस बस, टिप टिप टिप, दिलीप दिलीप, अरे वाह, दिलीप जी ने भी हाँ बोल दी है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हो, जब आप पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर नहीं कर रहे हो, अनआइडेंटिफाइड पर्सन, भाई पब्लिक क्या होती है, जिन्हें हम नहीं जानते, जान भी सकते हैं नहीं भी जान सकते, लेकिन आइडेंटिफाइड पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते बस हैं, उन्हीं को ऑफर किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमने ऑफर कर दिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमने ऑफर कर दिया कि तुम शेयर्स खरीदोगे क्या। कंपनी ने क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप एक गांव में गई, उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उस पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड ग्रुप को कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए, ऑफर किया कि ये ऑफर सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए खुला है, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। आपके आपके नानी के साइड में मान लो बहुत, आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, आप उन्हीं को सिर्फ शेयर्स इशू करना चाहते हो, तो वो पब्लिक में ऑफर तो नहीं, क्या कोई भी पब्लिक के बंदे को शेयर देंगे, क्या नहीं देंगे, तो क्या इसे ऑफर टू पब्लिक माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, तो क्या कहेंगे, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कह देंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को दिया जाता है, तो लॉ ने बोला 50। प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को किया जाता है, तो लॉ ने बोला 50, लेकिन आगे बोल दिया कि जितना रूल में प्रिस्क्राइब किया उतना देख लो, रूल में प्रिस्क्राइब किया 200 तो 200 हो गया, तो 50 को भूल जाओ। एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड नहीं है, सिर्फ उन्हीं को शेयर्स ऑफर करते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन कि हमने प्राइवेट प्लेस किया है, हमने पब्लिक प्लेस नहीं किया। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। तो ये एप्लीकेबल है किस पर, दोनों कंपनीज पर प्राइवेट प्लेसमेंट है, 200 या उससे कम लोगों को ऑफर। हाँ एक बात ध्यान रखना, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक में शेयर, प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो अपनी 200 की लिमिट का ध्यान रखे। आप समझ रहे हो मैं कौन से 200 की लिमिट की बात कर रहा हूं,
एक प्राइवेट कंपनी की लिमिट होती है ना कि इसके मेंबर्स 200 के ऊपर नहीं जाने चाहिए, तो फिर नहीं जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ऑलरेडी क्या है कि 95 मेंबर्स हैं और आपने 200 का प्राइवेट प्लेसमेंट लिया है, तो फिर आपके 295 हो जाएंगे, आप प्राइवेट कंपनी नहीं रहेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर करते समय, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर करते समय, आइडेंटिफाइड लोगों को ऑफर करते समय प्राइवेट कंपनी को ध्यान रखना होगा कि उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट होती है वो लिमिट एक्सीड ना हो जाए, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट होती है वो लिमिट एक्सीड ना हो जाए। अच्छा, अब इसके प्रोविजन साथ साथ देख लेते हैं, बहुत आसान है। उत्तरी शूट हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। नंबर वन क्या है? एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों पर लगता है। आगे चलो। For private placement, compliance of section 42 is must, otherwise deemed as public offer। ध्यान से सुनना, मैं एक एक स्टेटमेंट को साथ साथ लेते चलता हूं, आप साथ साथ लिखते भी चलना। फॉर प्राइवेट, ये प्राइवेट है, पुट नहीं है। फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42 इज मस्ट, अदरवाइज डीम्ड एज पब्लिक ऑफर। जाहिर सी बात है, सेक्शन 42 का पालन करना, यानी कि आपने अनआइडेंटिफाइड 125 लोगों को ऑफर किया, विच इज नॉट बियॉन्ड 200, बट अनआइडेंटिफाइड पर्सन है ना, जिन्हें हम नहीं जानते ना, ऑफर टू पब्लिक मान लिया जाएगा। क्यों? 42 को फॉलो नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अरे बात पकड़ में आ रही है? मैक्सिमम 200 बोला ना, आपको बात समझ में आ रही है बॉस? इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट यू हैव टू कंप्लायंस, यू हैव टू कंप्लाइड विद सेक्शन 44, अदरवाइज इट इज डीम्ड एज पब्लिक ऑफर। मतलब क्या कंप्लायंस करे? अरे कंप्लायंस इतना सा यार कि प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्राइवेट लोगों को करो यार। प्राइवेट मतलब क्या? अरे 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 100 किसी को भी देना है? नहीं नहीं नहीं, 100 किसी को भी नहीं, 100 भी आइडेंटिफाइड को दो, 50 को देना है आइडेंटिफाइड को दो, एक को भी अनआइडेंटिफाइड को दे दिया ना आपने, भूल जाओ भाई। जैसे एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी ने क्या किया कि अपने एक क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को, तमाम तरह के एम्प्लॉइज थे, अपने क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को क्या किया कि आप जो है शेयर इशू कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, तो ईसॉप से इसको बाहर रखना, हम शेयर इशू कर रहे हैं आपको, आप पैसे देके खरीदो हमसे, ठीक है। और इस ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप को ऑफर नहीं करेंगे, इस ग्रुप के अलावा और किसी ग्रुप को ऑफर नहीं करेंगे। और वो महिलाओं का ग्रुप था, महिलाओं का ग्रुप था, तो महिला ने बोला मेरे तो मजा नहीं आ रहा, मैं तो शेयर्स नहीं ले रही, मेरे पति के नाम में दे दो। तो कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, बात तो घर की है, इसके पति को दे दो। पति दूसरे विभाग में काम करता था, तो पति दूसरे विभाग, पति उसका था, कंपनी का पति थोड़ी था यार, उसका पति था। कंपनी के लिए ये आइडेंटिफाइड लिस्ट से एक आदमी बाहर हो गया कि नहीं हो गया? आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? 150 लोग, 150 औरतों का ग्रुप था, 150 लेडीज का ग्रुप था, और इस 150 लेडीज के ग्रुप में एक लेडी, दो लेडी ऐसी थी कि मैं नहीं दे रही, मुझे मत दो, मैं इसको दे दो मेरी जगह। तो रिनाउंस करने का कोई राइट वाइट नहीं है, मजाक चालू है क्या इधर? हर आदमी बोलेगा इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, तो सारे अनआइडेंटिफाइड लोग आके खड़े हो जाएंगे। भाई कंपनी के लिए उस क्लास के अलावा कोई भी बंदा आके खड़ा होता है तो अनआइडेंटिफाइड होगा। अरे यार प्राइवेट कंपनी में नहीं करते, मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। अपना ये कमेंट डिलीट कर देना, दूसरे बच्चे इसको देखकर डिस्टर्ब होंगे। अरे भाई एबीसी पब्लिक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। उसने अपने एम्प्लॉयज, महिला एम्प्लॉयज मान लो सिलाई करती हैं वो, तो हाथ उनका चलता रहता है, ठीक है। अब बीवी काम करती थी, तो बीवी ने बोला मेरे नहीं लेने शेयर्स, मेरे नहीं लेने, मेरे को पैसे कट जाएंगे, मेरे तो मजा ही नहीं आ रहा। तो पति ने बोला कोई बात नहीं, मैं पैसे देता हूँ। हाँ ठीक है आप पैसे दो, नहीं फिर शेयर्स भी मेरे नाम में लेना। तो बीवी ने बोला हो आपके नाम में ले लेंगे, उसमें क्या है। तो उसने बोला अच्छा आप आपके नाम में ले लेंगे तो ठीक है। उसने कंपनी को बोला, कंपनी भी मूर्ख ने, कंपनी ने क्या किया, उसके पति को दे दिया, पति दूसरे विभाग में काम करता था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक बंदा भी अनआइडेंटिफाइड
हो गया तो यह आइडेंटिफाइड कैटेगरी से का उल्लंघन हो गया। जैसे ही आइडेंटिफाइड कैटेगरी का उल्लंघन हुआ तो सेक्शन 42 का कंप्लायंस नहीं माना जाएगा कि नहीं किया। उस एक आदमी की वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट को क्या मान लिया जाएगा, ऑफर टू पब्लिक मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस के सारे नियम इस पे लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बॉस? बेटा प्राइवेट के लिए पूछने का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्राइवेट के लिए अभी इससे ठीक पहले हमने चैप्टर पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, उसके बीच में डिफरेंस बताया था मैंने, वहां पर चर्चा किया था। चलिए, यस यस चलो अब देखो, एप्लीकेबल फॉर ऑल सिक्योरिटीज, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। अच्छा ध्यान रखना, ये एप्लीकेबल है इक्विटी शेयर्स के लिए। क्या एप्लीकेबल है? प्राइवेट प्लेसमेंट। आप चाहो तो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंस शेयर्स का कर सकते हो, आप चाहो तो प्राइवेट प्लेसमेंट डिवेंचर का कर सकते हो, और सभी के लिए 200 की लिमिट है। ऐसा नहीं है 200 की शामिलात है। जैसे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, आपने 150 को कर दिया, ओके। फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स लेकर आए, आप क्या सोच रहे हो 50 ही रह गए? नहीं नहीं, इसके लिए भी 200 बाकी है। डिबेंचर्स के लिए भी 200 बाकी है। यानी कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए इंडिविजुअल 200 की लिमिट है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। ऑफर टू मैक्सिमम, ऑफर टू मैक्सिमम 200 आइडेंटिफाइड पर्सन एग्रीगेट इन ईयर। हाँ ये ध्यान रखना है कि QIBs, QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, और ऐसे एम्प्लॉइज जिन्हें ईसॉप के अंदर दिया जा रहा है उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत अगर किसी को सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब मैंने एग्जांपल लिया तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ईसोप से बाहर रखो इसको, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये चीज आपकी स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। चलो आगे बात करते हैं। लिमिट्स ऑफ 200 सिक्योरिटी वाइज होगी, ये लिमिट ऑफ 200 सिक्योरिटी वाइज होगी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, 200 फॉर ईच, ऊपर हम बात कर चुके हैं। अबोव लिमिट 200 वाली लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। क्यों? कि एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने नियम बना रखे हैं, तो आरबीआई के हिसाब से चलेगी, यहां के हिसाब से नहीं चलेगी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक्स ने नियम बना रखे हैं, उनकी लिमिट्स हैं, उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन पर ये रूल 200 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने रूल्स बना रखे हैं और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक्स ने कुछ लिमिट्स दे रखी हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को ये लोग फॉलो करेंगे, यहां से नहीं चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं ऊपर से फिर आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जब हम किसी आइडेंटिफाइड ग्रुप को जो 200 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ उनको शेयर्स अलॉट करने के लिए ऑफर करते हैं। आइडेंटिफाइड ग्रुप को, अनआइडेंटिफाइड नहीं। कौन? पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी हो, करो, अच्छी बात है। अगर आपने सेक्शन 42 का पालन नहीं किया तो फिर इसे पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है? एप्लीकेबल आप इक्विटी करो, प्रेफरेंस शेयर्स करो, डिबेंचर होल्डर्स, आपको कुछ डिबेंचर्स इशू करो, आप कुछ भी करो, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर सकते हो। और इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए अलग अलग लिमिट है 200 की ऑफर। जब हम कैलकुलेशन 200 की कैलकुलेशन करेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे और ऐसे एम्प्लॉयज को भी शामिल नहीं करेंगे जिन्हें ऑफर की गई है सिक्योरिटीज ई सॉप के अंतर्गत। इसके बाद आती है अबव लिमिट 200 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और हाउसिंग फाइनेंस पर। क्यों? एनबीएफसी पर आरबीआई के रूल्स लगते हैं और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नेशनल हाउसिंग बैंक्स के रूल्स लगते हैं, उनके अपने लिमिट्स हैं, तो उनके हिसाब से वो चलेंगे। अब बात आती है प्राइवेट कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, कोई नई बात नहीं है। तो ध्यान रखे वो कि अपनी मेंबर्स की सीमा 200 को एक्सीड ना कर जाए। ये मैंने अभी बात कर ली थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट
टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन और मोर देन 200%। या तो आपने अनआइडेंटिफाइड पर्सन को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, चाहे 2 लोग को ही कर दिया, या फिर आपने आइडेंटिफाइड पर्सन को किया जो 200 से ज्यादा हो गए, तो इसे पब्लिक ऑफर मान लेंगे, ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी पब्लिक ऑफर, यानी कि सेक्शन 42 का उल्लंघन हो रहा है यहां पे। कौन सी नई बात हो गई? नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए करना क्या है भाई? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, फिर वो लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। जब जब पीपी ऑफर करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर करेंगे, तब तब हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, तो ये बिल्कुल जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ना साल में एक बार, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से ऑफर कर रहे हो, तो आप साल में एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और साल भर इनको क्या करो, पीपी देते रहो, पीपी। तो पीपी देने के लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, दे दो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, दे दो। कौन है? अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। लेकिन अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अलावा कोई और आइडेंटिफाइड पर्सन है, तो उस सूरत में बीआर पास करो, एसआर पास करो, दे दो। हर बार बीआर पास करो, हर बार एसआर पास करो, दे दो। हर बार बीआर पास करो, हर बार एसआर पास करो, दे दो। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है तो हर बार बीआर पास करो, एक बार एसआर पास करो, दे दो, फिर बीआर पास करो, दे दो, बीआर पास करो, दे दो, एक साल तक। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन की लिमिट साल में, मतलब एक साल के लिए इसकी मियाद हो जाएगी। एक बार एसआर पास करके शेयर होल्डर्स ने बोल लिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, तो अब आगे से हमसे मत पूछना, एक बार एसआर हमने पास कर दिया है। अब बात आती है कि अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात आती है तो क्या? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, और वो डिवेंचर जितने इशू कर रहे हैं सेक्शन 180 की लिमिट से ज्यादा नहीं है। सेक्शन 180 क्या? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के 100% से ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। अगर आप सेक्शन 180 की लिमिट तक अगर आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? आया? आगे देखो। अब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो अपन शेयर होल्डर्स को जो नोटिस देंगे, शेयर होल्डर्स को जो नोटिस देंगे उसमें क्या क्या लिखेंगे? आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि भाई क्या क्या लिखेंगे। ऑफर के बारे में लिखेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कि भाई क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, कंटेंट्स ऑफ नोटिस में, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर, ऑफर के बारे में डिटेल्स देंगे, डिटेल्स देंगे, डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन कि साहब हम पीपी के लिए जा रहे हैं और बीआर पास करके आ रहे हैं, इतनी तारीख को हमने बीआर पास कर दिया था, एसआर के लिए आपको नोटिस भेज रहे हैं। कौन से शेयर्स इशू कर रहे हो, किस प्राइस पर इशू कर रहे हो, बेसिस व प्राइस, प्राइस आपने निकाली कैसे, कंप्यूट कैसे की, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। नेम के साहब एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट ने, अच्छा उस वैल्यूएशन एक्सपर्ट का नाम पता तो देना जरा, और टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट से कितना पैसा उठाने वाले हो, ये सब नोटिस में देंगे। किसको? शेयर होल्डर्स को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको बुलाकर स्पेशल सोल्यूशन जो पास करवाना है। क्या बिना एसआर के नहीं कर सकते? नहीं, बिना एसआर के नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है तो भी बिना एसआर के नहीं कर सकते, एक बार तो एसआर पास कराना ही पड़ेगा। अरे भाई क्यूआई बीज है तो एक बार तो एसआर पास कराना पड़ेगा, उसके बाद साल भर उनसे मत पूछो। लेकिन अदर देन क्यूआई बीज है तो हर बार एसआर पास कराना पड़ेगा। कन्वर्टिबल डिवेंचर है, 180 सेक्शन 180 की लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, तो उनके लिए भी हर बार एसआर पास कराना पड़ेगा। तो एसआर पास कराने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग चाहिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए उनको नोटिस भेजना। नोटिस में होगा क्या? तो ये बताया इसने कि भाई डिटेल्स बताओ कि क्या डिटेल्स होंगी। किसकी डिटेल्स यार? अरे ऑफर की, किस भाव में दे रहे हो, आपने बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास किया, ये भाव तय कैसे हुआ, कौन तय कर दिया, एक्सपर्ट नाम पता दो उसका जरा,
टोटल कितना अमाउंट उठा रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट से, एक एक चीज बताओ, वैसा पास करने को तो बैठे हैं, कर देंगे शेयर होल्डर्स आके, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीपी करना चाहते हो, पीपी इज मेड, पीपी इज टू मेड, प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर रहे हो, किसको कर रहे हो, एनी नेशनल्स और बॉडी कॉरपोरेट, ऐसे देश के नागरिकों के साथ, ऐसे देश के नागरिक के साथ, ऐसे देश के नागरिक को या ऐसे देश की कंपनी को आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हो कि लो हमारे शेयर्स, ऐसे देश के नागरिक को या ऐसे देश की किसी कंपनी को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो जो हमसे अपना जो आप तो लैंड बॉर्डर साझा करती हैं, शेयर करती हैं, तो अपने को गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर आप पीपी नहीं कर सकते। लैंड बॉर्डर हम जैसे मान लो पाकिस्तान से साझा करते हैं, ठीक है, लंका से करते हैं क्या, मेरे को पता नहीं है उसका भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन हम पाकिस्तान से तो साझा करते हैं, बंगलों से साझा करते हैं, नेपालियों से साझा करते हैं, तो जहां हम लैंड बॉर्डर साझा करते हैं यानी कि शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर, तो उस देश के किसी नागरिक को हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, या उस देश की कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं, करने को मनाही नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल बस ले लेनी है कि हम सरकार से रजामंदी ले लें, फिर हम पीपी के लिए जा सकते हैं। आइडेंटिफाइड पर्सन कांट पे कंसिडरेशन इन कैश, बहुत बढ़िया, पहला नो, पहला नो आया, पहला नो क्या आया, आइडेंटिफाइड पर्सन को हमने शेयर्स दिया, उसने बदले में हमारे मुंह पे गड्डी मार दी, और हम उसको बोल रहे हैं आज भी हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है, और वो बोल रहा है उठाना है, उठा नहीं तो निकल, मेरे तो शेयर्स आ गए, तो आप नीचे झुके पैसे इकट्ठे कर रहे हो, तो लॉ कहता है ऐसे इज्जत खराब करने वाला काम मत करो, कैश में नहीं लेना, आप अकाउंट में ही लो, मनी टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट बैंक अकाउंट ओनली, आइडेंटिफाइड पर्सन से कैश में नहीं लेना है, कैसे लेना है, बैंक अकाउंट में ही पैसा लेना है, बैंक अकाउंट में, और अगर वो जॉइंट होल्डर है तो जिसका नाम पहले लिखा होता है बैंक में उससे ले लो, उसका नाम आना चाहिए। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर मनी रिसीव्ड, किससे पैसा रिसीव किया जाएगा, जिसका नाम फर्स्ट लिखा होता है लिस्ट में, अरे भाई दो या दो से ज्यादा लोगों को हम शेयर्स दे रहे हैं, तो जिसका नाम सबसे ऊपर होगा लिस्ट में उसके खाते से पैसा आना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से, ठीक है। नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक नहीं कर सकती कंपनी जब तक कि पुराना प्लेसमेंट ऑफर खत्म ना हो गया हो, या फिर कंपनी ने खत्म होने से पहले विड्रॉ ना कर लिया हो। भाई आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया, पब्लिक ने खरीदा, नहीं खरीदा, क्या हुआ, नहीं खरीदा तो क्या हमने कंपनी ने उनके पैसे वापस कर दिए, जब तक पुराना सेटलमेंट ना हो जाए तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर नहीं आएगी कंपनी। न्यू पीपी ऑफर कांट बी मेड बाय द कंपनी अनलेस एंड अनटिल old PP offer is completed or withdrawn, completed or withdrawn। आगे ये डायग्राम को देखते हैं। मान लो कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया और सामने से क्या हो गया, पैसे आ गए, मनी रिसीव्ड। अब पैसे आ गए तो क्या करें, पैसे आ गए तो विद इन, अच्छा पैसे आ गए तो इसे शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट अकाउंट में पैसा डाल दो, एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा शेड्यूल्ड बैंक में और वहां इस पैसे को रख दो। विद इन 60 डेज कंपनी हैज टू अलॉट द शेयर्स, कंपनी को क्या करना है, 60 दिनों के अंदर शेयर्स अलॉट करने हैं। अगर कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए तो क्या होगा, अगर कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए तो क्या होगा, तो 15 दिनों के अंदर विद इन 16 डेज 60 डेज आपको शेयर्स अलॉट कर देना है। अगर नहीं किए तो 15 दिनों के अंदर उनका पैसा रिफंड करो। अगर रिफंड नहीं कर पाते हो तो फिर 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कंपनी को यह पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। ये 12% का मीटर कब से डाउन होगा, 15 दिन खत्म होने के बाद से कि 60 डेज खत्म होने के बाद से, फटाफट बताओ।
ये 12% पर एनम का मीटर कब से डाउन होगा बताओ मुझे? 15 दिन खत्म होंगे तब से? 15 दिन खत्म होंगे तब से, या 60 दिन खत्म होंगे तब से? फटाक से लिखो। सोनू का जवाब आया 60। बाकी लोग भी आंसर करो भाई, बाकी लोग उपस्थित हो। 15, स्माइलिंग बुद्धा 15। फटाफट फटाफट आंसर करो, आगे बढ़ेंगे भाई। अरे भाई आंसर करो जी, आंसर करो रे मेरे शेरों। 15 डेज, 15 डेज, 15 डेज, 15 डेज के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोनू जी आपका जवाब है 60 डेज और बाकी सबका जवाब है 15 डेज। तो भाई साहब 60 डेज इज करेक्ट आंसर। आपको शेयर्स अलॉट कितने दिन में कर देने थे? 60 दिनों में। जिस दिन 60 दिन खत्म हो गए आपको पैसे तुरंत लौटाने हैं। ठीक है, लॉ ने 60 डेज के लिए बोल दिया है, बट 15 डेज, विद इन 15 डेज। तो 15 दिन का टाइम क्यों दे दिया? 15 दिन का टाइम दे दिया ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। मैं एक बार देख के और देख लूं क्या इसमें, क्योंकि मैंने कहीं इसमें देखा था तो आफ्टर 60 डेज था, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट है। भाई आप उसका अलॉटमेंट तो हो गया था ना ड्यू, 60 दिन बाद उसका पैसा ड्यू हो गया। आपको 60 डेज में अलॉट करना है, आपने अलॉट नहीं किया 60 डेज में, तो उसका उसका पैसा तो ड्यू हो गया। अब पैसा तो आप भरो उसको ब्याज के साथ, सीधी सी बात है। ऐसा ये कह रहा है। कहां गया, एक सेकंड। ला 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 ला। If the company fails to make allotment within 60 days, then repayment of the application money to subscribers shall be made within 15 days from the expiry of 60 days. If the company further fails to repay the application money within 60 days, then it shall be repay that money. यार ये तो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक सेकंड। द कंपनी मेकिंग ऑफर इन, भाई यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है if the company further fails to repay application money within 60 days, then it shall be liable to repay that money with interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day. तो from the expiry of 60th day आपको क्या करना पड़ेगा? 60वें दिन से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 12% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इफ नॉट देन 12% बिल्कुल रिफंड करेंगे आप मनी। अब अगली बात क्या कह रही है? मनी रिसीव्ड अंडर पीपी, जो पीपी के अंदर आपको मनी रिसीव हुआ है उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल के रखेंगे और उसे सिर्फ दो चीजों में इस्तेमाल करेंगे। भाई पीपी प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने ऑफर किया और एप्लीकेशन मनी आया। अब एप्लीकेशन मनी के दो ही काम होंगे, या तो शेयर्स अलॉट कर दो उससे, या फिर क्या करो आप रिफंड कर दो। जब तक अलॉटमेंट और रिफंड नहीं हो जाता उस पैसे को आप छू नहीं सकते। नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीइंग। सिर्फ देख सकते हो, उस पैसे को छू नहीं सकते। ये हो गया आपका पैसे का क्या करेंगे। आगे बोलते हैं नो कंपनी कैन एडवर्टीजमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंपनी कह रही है प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक के लिए नहीं होता, तो एडवर्टीजमेंट क्यों देना? एडवर्टीजमेंट देके पब्लिक को जलाओगे कि ये देखो ये हम प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। तो पब्लिक देख रही है यार इतना बढ़िया प्लेसमेंट है यार, कितना ही मजा आता ना यार, हमको तो मिल ही नहीं रहा। तो अरे तुम्हारे लिए नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। अरे तो एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो? शीला शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आ। जब हाथ नहीं आनी तो हमें क्यों बता रही है तेरी जवानी? तो बिल्कुल वही है ये कि भाई
जब आपने शेयर्स इशू ही नहीं कर रहे हैं पब्लिक में, तो भाई एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो? काय की शीला, कैसी जवानी, जब हाथ ही नहीं आनी। तो बिल्कुल यही बात है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। बिल्कुल ये वो शीला की जवानी वाला गाना यहां नहीं चलेगा, है ना, जान के मजे लेते हैं लोग। एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो जो पब्लिक में कर नहीं सकते? नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म पास 3, ये ठीक है, देख लेना आप। फाइल्ड विद आरओसी, अच्छा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को आरओसी के पास फाइल करना है विद इन 15 डेज, ये अपन बात कर चुके हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में पहले भी। इफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नॉट फाइल्ड, कंपनी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को 1000 रुपए रोज और मैक्सिमम 25 लाख का जुर्माना लगेगा। बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने सेक्शन 42 का उल्लंघन किया, भाई जो पेनल्टी है, पेनल्टी तो पेनल्टी होती है तो छोड़ो, सेक्शन 42 का अगर आपने उल्लंघन किया यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के नियमों का, तो कंपनी को, कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को पनिशेबल विद अमाउंट रेज्ड थ्रू पीपी, मतलब जितना पीपी से पैसा आया या 2 करोड़ रुपए, दोनों में से जो भी कम है, 2 करोड़ रुपए या पीपी के थ्रू जो पैसा आया, दोनों में से जो भी कम है, एंड कंपनी हैज टू रिफंड विद इन 30 डेज एट 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो सेक्शन 42 का उल्लंघन किया तो पैनल प्रोविजंस है, पैनल प्रोविजन में कोई समझाने की जरूरत नहीं, जो है आपको याद करना है। और इसके बाद जीडीआर उत्तरी, ये खत्म हो गया जी आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन बड़ा था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं भी इसने तकलीफ दी क्या? बड़ा आसानी से चला ना प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कितने लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट ओके है? आप अंगूठा दे दो फटाक से। प्राइवेट कम, फटाफट मैं आपके अंगूठे का इंतजार कर रहा हूं जब तक मैं इसको वापस एक बार पढ़ दे रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट पब्लिक कंपनी दोनों पर लगता है। सेकंड बात कि भाई साहब, सेकंड बात, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर सेक्शन 42 का कंप्लायंस नहीं किया तो ऑफर टू पब्लिक मान लिया जाएगा, सभी सिक्योरिटीज पर एप्लीकेबल होता है। 200 की कैलकुलेशन करते समय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को और ऐसे एम्प्लॉयज को जिन्हें ई सॉप दिया गया है शामिल नहीं करेंगे। लिमिट्स 200 सभी के लिए इंडिविजुअल है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे नहीं लगता ही है 200 की लिमिट, क्योंकि आरबीआई ने और नेशनल हाउसिंग बैंक्स ने अपने नियम अपने बना रखे हैं। प्राइवेट कंपनी को ध्यान रहे कि पीपी से शेयर्स इशू करने तो 200 के ऊपर ना चला जाए। अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, मोर देन 200 पर्सन है, ट्रीटेड एज, हाँ, अनआइडेंटिफाइड पर्सन को अगर आपने इशू कर दिया, चाहे एक ही क्यों ना हो, या 200 पर्सन से ज्यादा चले गए तो इसे पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। बीआर पास करो, एसआर पास करो, काम कर लो। लेकिन अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं तो एक बार आपने एसआर पास कर लिया, साल में तो काम चल जाएगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर से तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, अगर सेक्शन 180 की लिमिट को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस किया तो एसआर पास करो हर बार। कंटेंट में क्या क्या होगा, क्या ऑफर, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन सी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, बोर्ड सोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है ना। उसके बाद किस प्राइस पे कर रहे हैं, प्राइस कैसे तय की, कौन तय किया, उसका नाम पता तो बताओ, टोटल कितना फंड्स मंगा रहे हो बता दो, ठीक है। तो पीपी अगर हम जिससे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वहां के लोगों को आप दे सकते हो। आइडेंटिफाइड पर्सन कैश में नहीं देगा, एप्लीकेंट और जो पैसे उससे आएंगे उसके खाते से आएंगे, और खाता अगर जॉइंट होल्डर है तो जिसका नाम सबसे आगे होगा उससे आएंगे। न्यू पीपी ऑफर अगर करना चाहते हो तो पुराने ऑफर को पहले समाप्त करो, उसके बाद नए ऑफर पे आएंगे। मनी पैसा आया आपके पास, विद इन 60 डेज यू हैव टू अलॉट द शेयर्स, अलॉटमेंट हो जाए विद इन 50 डेज यू हैव टू रिफंड, रिफंड नहीं करते हो तो आपको 12% ब्याज के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। मनी आया है आपके पास पीपी के थ्रू, तो उसको सिर्फ 2 कामों में इस्तेमाल करेंगे, या तो शेयर्स को अलॉटमेंट करने में या फिर रिफंड करने में, तब तक उस पैसे को आप छू नहीं सकते हो, काम नहीं ले सकते हो। नो कंपनी कैन एडवर्टीज ऑफ प्रोस्पेक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके ऊपर केस बनता है, क्वेश्चन बनता है, लेकिन यही बनेगा कि क्यों दे रहे हो एडवर्टीजमेंट। तो इसमें ध्यान रखना, शीला की जवानी वाला गाना, ठीक है। जब तेरे हाथ ना नहीं तो काय को एडवर्टीजमेंट करने की कहानी, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बकवास बातें हैं, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 42 का कॉन्ट्रावेंशन उत्तरी खत्म हो गया। मैं तो इस तरह से आपका प्रोस्पेक्टस चैप्टर होता है समाप्त। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लिख भी चुके हैं, साथ साथ कितने लोग लिख चुके हैं वो सिर्फ लिख दें ओके। आप सिर्फ ओके लिख देंगे, मैं मान लूंगा कि आप लोग लिख भी चुके हैं साथ साथ,
क्योंकि जितना अपन ने लिखा है उतना काफी है, आपको सिर्फ ओके ओके टाइप कर देना है, क्योंकि मॉड्यूल में जाओगे तो बहुत ज्यादा इसमें और भी बातें हैं जो शायद क्रैश मोमेंट पे जरूरत नहीं है पढ़ने की, टाइम वेस्टिंग है, बट जितना है एक प्राइवेट प्लेसमेंट का डर भय घबराहट तो खत्म होगी। लिख भी चुके हैं, अरे वाह, गुड्डू लिख चुके हैं, और गुड्डू जैन लिख चुके हैं, स्माइलिंग बुद्धा लिख चुके हैं, ओके ओके, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिमिशन सभी लोग लिख चुके हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, आपका प्रोस्पेक्टस चैप्टर होता है समाप्त जी। अब मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय करें क्या? हम्म, चलो, तो अब क्या करें अपन, इसके बाद इसके बाद आपका सिर्फ फोर्थ चैप्टर बचता है जो बहुत बड़ा है, और एक बचता है आपका एलएलपी। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर आप बता दो कि जो आप खुद कर लोगे, एक मैं बता देता हूं, एक आप कर लोगे, दोनों में से एक चॉइस कर लो जिसको आप कर लोगे। चैप्टर 4 है, 106 पेजेस का है, और क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको और 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा चैप्टर 4 कर लें अपन, ठीक है। तो गुड्डू जी की फरमाइश है हम चैप्टर 4 करेंगे, तो कल हम चैप्टर 4 लेंगे, और थोड़ा सा स्पीड अपन मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर है बॉस, है ना? अच्छा जी, कुछ कुछ बच्चों को मैंने शेड्यूल्स बना के दिए हैं, तो शेड्यूल्स को बिल्कुल भी वैसे फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बना कर दिया है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि अगर उसमें कोई अपडेट करना है, कोई चेंज करना है, तो आप मुझे अपडेट कर देना, क्योंकि मैंने एक रजिस्टर बनाया है, उसके अंदर मैं आप का जो अपडेशन होगा उसे अपडेट कर दूंगा, ताकि आगे का प्लान, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को 1 वीक का शेड्यूल दिया है, कुछ बच्चों को मैंने 2 वीक का शेड्यूल दिया है, कोई, ठीक है, तो आप ध्यान रखना है इस चीज का ना, कोई भी नहीं। अच्छा, चैप्टर 4 भी नहीं, और चैप्टर, डिमी सेन कहती हैं कि चैप्टर 4 भी नहीं करना है, और कौन सा था वो अपना, अरे एक, सर मुझे तो दे दो शेड्यूल बना के, दिया मैंने यार, शेड्यूल बनाने के लिए मैंने कुछ रिक्वायरमेंट दी थी बच्चे लोग को, आपको पहले शेड्यूल मुझे बना के देना था, तो जिसने मुझे शेड्यूल बना के दिया मैंने उसका काम किया। ठीक है, तो अच्छा डिम्मी, आप ये कह रहे हो कि दोनों चैप्टर्स आप कर लोगे, मतलब कोई भी ना लू मैं यहाँ पर, ऐसा बोल रहे हो क्या? मैं समझा नहीं, फटाफट से आंसर करो। सर 2-3 डेज लेट हुआ तो कोई बात नहीं सर, सर शेड्यूल मेरा, तुम कल से क्लास मत आना अगर तुम खुद कर लोगी तो। कोई भी नहीं कर सकते खुद से, मेरे बोलने का मतलब। कितनी चालाक लड़की है। चलो, तो ठीक है, कल कल हम मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कि विद इन 4 डेज अपन चैप्टर में, अच्छा इसमें कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 4 में, बहुत सारे ऐसे गेले गेले से टॉपिक्स हैं, मतलब दे आर नॉट लाइक कि देखो, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें भी कोई तो महत्वपूर्ण बात होती है ना, तो कुछ कुछ एक पोर्शन हम उसका स्किप करेंगे, या पूरा ही ले लें। चलो, जो स्किप करने के बारे में मैं सोच रहा हूं ना, उसको एक ओवरव्यू तो ले लूंगा, यानी कि पूरा कंप्लीट करेंगे, कहाँ जोर डालना है और कहाँ नहीं डालना है वो मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए तो, अरे बाप रे, सैन जैन झगड़ा मत करो, मैंने ध्यान दिया था आपको, मैंने दिया था आपको, विशाल कुमार एक बार फिर से दे देना। चलो, डिम्मी गुड्डू डीजी, झगड़ने का नहीं। चलो जी, टाटा बाय बाय, कल बात करते हैं, बाय। तुम पहले पूरा बोला करो।